Good evening to you guys. Very good evening to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi good evening. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Anjali ji, a very good evening to you. Amit ji, very good evening to you as well. Very good evening to all the persons, those who are connecting. We are just waiting for a few minutes. Once all our persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting it. Please do drop a message in the respective group of yours that the session of ancient history is live, so that remaining of the persons, those who used to connect with us, they can also be the part of the session. Purnima, very good evening to you. Anjali ji, thank you very much to you, and same to you. I reciprocate the very same to you. आप सभी का भी पुनः जो है एक बार आपके ही प्लेटफॉर्म पर जो है स्वागत है. हम 71st BPSC का बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. खुशबू, वेरी गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पर्संस. और कशिश, वेरी गुड इवनिंग टू यू. जिसमें हम हिस्ट्री जो लेके चल रहे हैं बेटा, ये हिस्ट्री आपके सभी सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके कंटेक्स्ट में यहाँ डिलीवर करी जाएगी. A very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. Good to see you all. अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो है पुनः सेशंस का हिस्सा हैं. और मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा सभी छात्र छात्राओं से, ऐसे छात्र छात्राएं जिनका हिस्ट्री अभी तक बाइंड अप नहीं हुआ है, जिन्होंने हिस्ट्री को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है, प्लीज मेक श्योर ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन दीज सेशंस, सो दैट दीज सेशंस कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, से सीधे तौर पर आपको जो है आपके एग्जामिनेशन में मदद कर सके. वेरी गुड इवनिंग टू यू कंचन. वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड इवनिंग. मोहिनी जी, राधे राधे. सभी को नमस्कार. सभी को गुड इवनिंग. जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट 1 to 2 मिनट. सिर्फ अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार है. और जैसे ही सभी अन्य छात्र छात्राएं भी सेशन का हिस्सा होंगे, हम सेशन की जो है शुरुआत करेंगे. सेशन वुड बी ऑफ ऑलमोस्ट 75 to 90 मिनट. तकरीबन 75 से 90 मिनट का हमारा सेशन रहेगा. और बहुत सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, बहुत डिटेल्ड मैनर में, बहुत प्रिसाइजनेस के साथ जो है हम चीजों को बाइंड अप करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मतलब शून्य से स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने वाले. तो जो छात्र छात्र हैं, एक बार उन्हें सेशन का हिस्सा हो जाने दीजिए, एंड देन वी वुड बी स्टार्टिंग. अभी इस बार हम थोड़ा सा, मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग टू यू. जैसी कृष्णा टू यू बेटा. वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड इवनिंग. चलिए, हेडिंग टू द नेक्स्ट. एंड हमने जो स्टार्ट किया है बेसिकली, ये भैया केडी विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये हमारी संस्था का नाम है. और इसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब लेकर चलते हैं तो बिल्कुल क्रैक इट विद केडी सर के नाम से हम इसे लेकर चलते हैं. अभी 70th BPSC के बैच को हमने वाइंड अप किया, और 71st BPSC के बैच को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. 71st BPSC में ये मैंने कल पूरा बैच कोर्स की जो डिटेल है वो आपके साथ डिस्कस की थी. स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग टू यू. गिराज, वेरी गुड इवनिंग टू यू. साथ ही ये हमारा जो सेशन है वो दूसरे जो स्टेट सर्विसेज हैं, MPPSC जो है, जो 16 फरवरी में है, उसमें भी आपको सीधे मदद करेगा. हम फाउंडेशन कोर्स के तौर पर इसको लेके चल रहे हैं, ए प्रीलिम्स टारगेटेड कोर्स के तौर पर नहीं है. प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग टू यू. गिरिराज, वेरी गुड इवनिंग टू यू. जहां हम हिस्ट्री को बहुत डिटेल्ड में जो है बाइंड अप करेंगे. ठीक है, आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस से कह सकते हैं कि वह भी हमें अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए हमारे साथ हमें कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति प्ले स्टोर पर हमें सर्च कर रहा है तो गुरुकुल क्रैक इट विद केडी सर के नाम से उसे एप्लीकेशन को सर्च करना होगा, यहाँ से वो डाउनलोड करे. और उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक बाधाएं हैं, या कोई अन्य बैरियर्स हैं, आप स्वतंत्र महसूस करिए. फील फ्री टू रीच मी आउट. आई वुड डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट. व्हाटएवर द पॉसिबल कैन बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर्स, वी वुड डेफिनेटली बी डूइंग इट. अंकित, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू. चलिए, तो हमारे सभी वो छात्र छात्राएं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है वो अभी हमारे साथ सेशन का हिस्सा है. सिर्फ तनु जो है सेशन का हिस्सा नहीं. मैं चाहता था कि तनु भी जो है सेशन का हिस्सा हो जाए. चलिए, वो आ जाएंगी, रिकॉर्डेड देख लेंगे. अभी हर बार ना हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज है और हिस्ट्री थोड़ी सी वास्ट है इस बार.
ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा चेंजेस तो संभव ही नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि लॉट्स ऑफ चेंजेस आर नॉट पॉसिबल इन द हिस्ट्री, क्योंकि पढ़ना वही सारी चीजें। तो थोड़ा सा चेंज कहाँ से कर रहे हैं इस बार, हम हिस्ट्री एट अ गैलेंस, मतलब जो पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में वहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे, एंड देन लेटर ऑन वी वुड बी हैविंग डिस्कशन कि व्हाट एग्जैक्टली द हिस्ट्री, हाउ वी वुड बी रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री, हम कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे और आप आसान नोट पे चीजों को समझ पाए। सत्या, वेरी गुड इवनिंग टू यू। So the very first chapter is going to be, this is going to be the title of the chapter, History at a Glance. Astosh Chauhan ji, a very good evening to you. History at a glance we are going to have discussion. हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री एट अ glance पर। मतलब यह है कि हिस्ट्री को एक दृष्टि में अगर हम बाइंड अप करने का प्रयास करें तो हम क्या क्या बाइंड अप करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नैन्सी, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू बेटा। और इसमें जो सबसे पहले चर्चा है वो पीरियड्स को लेकर है कि हिस्ट्री में जो पीरियड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो पीरियड्स एंड हिस्ट्री, पीरियड्स एंड हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है भैया। अगर आप 17th 18th सेंचुरी के पहले चले जाएंगे, देयर वाज अ डिवीजन व्हिच इज नेम्ड एज बायपर्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो एक डिवीजन होता था जिसे हम बायपर्टाइट डिवीजन कहते थे। मतलब बायपर्टाइट का मतलब होता है दो हिस्सों में बटी हुई होती थी हमारी हिस्ट्री। एक होता था हमारा प्री हिस्ट्री और दूसरा होता था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड। इसे आप कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अब अभी वर्तमान में जो हमें नजर आ रहा है वो हमें नजर आता है ट्राइपर्टाइट क्लासिफिकेशन। आज हिस्ट्री का अगर कोई आपसे पूछने जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री, ये जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, इस इंडियन हिस्ट्री को कितने सेगमेंट में आप पढ़ने वाले हैं, सो यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। तो आपके दिमाग में ये ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ट्राइपर्टाइट डिवीजन, माफ कीजिएगा स्ट्रगल नहीं, ट्राइपर्टाइट डिवीजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर इसे जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ने वाले, इसे हम मिडाइवल जो है मिडाइवल में बाइंड अप करने वाले। कई लोग इसे मिडाइवल भी कहते हैं, ठीक है, मेडिएवल भी कहते हैं, माफ कीजिएगा, और इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी बाइंड अप करने वाले। सो ये हमारा सेगमेंट है। और चूंकि अब बायपर्टाइट डिवीजन का कोई बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे आप लिटरली ऐसे कह सकते हैं कि भैया पीरियड ऑफ पास्ट और इवेंट्स ऑफ पास्ट, इसे आसान भाषा में ऐसे कहा जा सकता है, इवेंट्स ऑफ पास्ट फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, रिकॉर्ड्स अवेलेबल। एक इतिहास का ऐसा पीरियड बेटा जिस पीरियड के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, बोले सर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, which means we are only having archaeological sources, only archaeological sources we are having। हमारे पास जो है वो क्या है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। तो ऐसे पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्ट्री। उसके बाद जाकर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जब आप चर्चा कर रहे हैं, वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि भैया हम उस पीरियड की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास रिटन सोर्सेस भी हैं, मतलब हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस भी हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड जिसके बारे में अमित जी, नैन्सी, आशु, सत्या, अंकित, प्रियंका, गिरिराज, स्नेहा, कशिश और सभी अन्य छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, if we are having archaeological as well as the literary sources about a specific period, believe me that particular period belongs to the proto-historic period or the historic period। वो जो है बेटा मुस्कान, तो वो प्रोटो हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक है। तो अभी हम ट्राइपर्टाइट स्टाइल के साथ सीधे बढ़ेंगे। एंड चूंकि हम बैच लेके चल रहे हैं, किसके लिए लेके चल रहे हैं, बैच हमारा बिहार पीएससी को भी टारगेट कर रहा है, 71st बीपीएससी को। तो हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यू कैन डायरेक्टली हियर मी आउट ओवर द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आप मुझे सबसे पहले इस पर सुनिए कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें जो है हम क्या क्या बाइंड अप करने वाले। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अमित जी, खुशबू, सालनी, नैन्सी, सभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे बेटा। और प्री हिस्ट्री में हमें वो पीरियड पढ़ना है जिस पीरियड के बारे में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। इसका मतलब है हम यहाँ चर्चा करेंगे किसके बारे में, बोले सर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है। और पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब है हम उस पीरियड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो ओल्ड स्टोन एज है। बेसिकली इसे कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। और ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड जो है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है अमित जी,
अंकित, नो बिगिनिंग टू 10,000 बीसी। हम उस पीरियड की चर्चा कर रहे हैं बेटा जिस पीरियड के बारे में कोई बिगिनिंग ट्रेसेस हमारे पास नहीं है कि कब से शुरू हुआ, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जा कहां तक रहा है, तो जा 10,000 बीसी तक रहा है। तो 10,000 बीसी से पहले का समय जब हम पढ़ते हैं तो इसे जो है पैलोलिथिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद जाकर दूसरा इसका जो सक्सीडिंग पीरियड है, इस सक्सीडिंग पीरियड को मीसोलिथिक कहा जाता है, मीसोलिथिक पीरियड। और मीसोलिथिक पीरियड का जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो आपका 10,000 से लेकर 10,000 टू 8,000 बीसी, 10,000 से 8,000 बीसी में। उसके बाद जाकर इसका सक्सीडिंग पीरियड जो है हमारा न्योलिथिक पीरियड है। और न्योलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 8,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी में बेटा। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये समझना है कि ये क्या हो गया, ये हमारा मिडिल स्टोन एज हो गया। ये कौन सा स्टोन एज हो गया, मिडिल स्टोन एज हो गया। और दूसरा ये हमारा कौन सा हो गया, बोले सर ये हमारा न्यू स्टोन एज हो गया। आपने कई बार सुना होगा द वेरी फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन इट वाज कॉपर। मुझे उम्मीद है कि हमारे हर एक छात्र छात्रा ने जो सेशन का हिस्सा है, आपने निश्चित तौर पर सुना होगा फर्स्ट मेटल, पहले मेटल के बारे में, फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। ये मानव के द्वारा जो मेटल यूज किया गया वो एक कौन सा मेटल था, बोले कॉपर मेटल था। तो ये इसका लास्ट फेज है, लास्ट फेज ऑफ न्योलिथिक पीरियड। जब आप न्योलिथिक पीरियड के आखिरी दौर की बात करते हैं, आखिरी दौर का मतलब है हम चर्चा कर रहे हैं समवॉट अराउंड 4500 बीसी टू 3000 बीसी, 4500 बीसी और 5000 बीसी के आसपास से जो 3000 बीसी में रहा, इसे जो कहा जाता है, इसे हम कहते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड। Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. जल्दी से बता दीजिए भैया क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ पूरी तरह से इससे। This is going to be the very first topic of ours in the ancient Indian history. ये हमारा ancient Indian history में सबसे पहला टॉपिक होगा। इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है और प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैं बता इसलिए रहा हूँ अमित जी, स्नेहा जी, पूर्णिमा, नैन्सी, शालिनी, सत्या, श्रुति, खुशबू, अंजलि जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है, ताकि आप जब सेशंस में कनेक्ट करें ना तो आपके पास एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया हम किस क्रम में चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इन व्हाट क्रोनोलॉजी वी विल बी हैविंग डिस्कशंस बेटा। हेडिंग टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद जाकर जब हम दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं खसिस, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हमारी भारत का जो इतिहास है, स्पेसिफिकली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट स्टार्ट्स विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो आईवीसी है बेटा आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कई जगह पे बहुत वेरी करता है। लेकिन जब हम एमपीपीएससी और सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं, वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि भैया हम 2500 से लेकर 1500 बीसी की बात कर रहे हैं, 2500 टू द 1500 बीसी। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अंजलि जी, अभी हम कार्बन डेटिंग मेथड में नहीं जाएंगे, ना ही अभी डीपी अग्रवाल साहब ने क्या कहा हम इसमें जाएंगे, एनसीईआरटी क्या कहते हैं हम इसमें जाएंगे, ना ही जॉन मार्शल क्या कहते हैं हम इसमें जाएंगे। हम एक बहुत जेनरिक पर्सपेक्टिव से चर्चा कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर सीधा सीधा पूछा जाता है हमसे, तो हमारे दिमाग में थरू होना चाहिए कि 2500 टू द 1500 बीसी वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद जाकर अगला जो टॉपिक होगा हमारा, दिस वुड बी अंकित वैदिक सिविलाइजेशन बेटा। ये हमारा वैदिक सिविलाइजेशन होगा। और वैदिक सिविलाइजेशन की जब आप चर्चा करते हैं, इट वाज देयर फ्रॉम 1500 टू द 600 बीसी, ये 1500 से 600 बीसी में था। और इसका एक फर्दर बाइफर्केशन है हमारा। कैसा बाइफर्केशन है, बोले सर अर्ली वैदिक पीरियड। ये बेटा इसे हम फिर से क्लासिफाई कर रहे हैं, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, बोले सर अर्ली वैदिक पीरियड में क्लासिफाई कर रहे हैं और लेटर वैदिक पीरियड जो है तो लेटर वैदिक पीरियड में क्लासिफाई कर रहे हैं। और अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है कैसेस, अंजलि जी, खुशबू, श्रुति, स्नेहा, मोहिनी, सत्या, सभी अन्य छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है बेटा, इट वाज देयर फ्रॉम 1500 टू द 1000 बीसी, ये 1500 से 1000 बीसी में था। और उसके बाद जाकर लेटर वैदिक पीरियड की जब आप चर्चा करते हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है, इट वाज देयर फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 बीसी, ये आपकी 1000 बीसी से 600 बीसी में था। मुस्कान, इसके बाद जाकर जब हम सक्सीडिंग पीरियड पर चर्चा कर रहे हैं, तो सक्सीडिंग पीरियड में अब हमारे पास क्या आ जाए, बोले सर हमारे पास ना महाजनपद सारे, वो छोटे छोटे कम्युनिटीज
जो सेटल हुए लेटर वैदिक पीरियड में, उन कम्युनिटीज का फर्दर कंसोलिडेशन हुआ और उन कंसोलिडेशंस का रिजल्ट जो है वह निकल कर आता है महाजनपद पीरियड। ये महाजनपद पीरियड निकल कर आता है बेटा। और महाजनपद पीरियड का प्रियंका जो टाइम पीरियड है वो 600 से लेकर 500 बीसी में, वो 600 से 500 बीसी में इनका फर्दर कंसोलिडेशन होने जा रहा है। अभी ये महाजनपद जो है फर्दर कंसोलिडेट होंगे, लेकिन इनके कंटेम्पररी नोट पर, मतलब 600 से एग्जैक्टली हमारे पास आपके लिटरेरी सोर्सेस भी और सिर्फ लिटरेरी सोर्सेस हैं। We are having literary sources, Ankit. We would definitely be having discussion in context of the sources as well. First and foremost, we are having discussion in context of our history at a Galensa, so that that chronology can be understood. Ankit, in today's session, if the time permits me, I would definitely be letting you know what exactly the history is, how the history can be reconstructed, what exactly the sources are. And believe me, we are going to have discussion in such detail or such deep note that every single point which you are having in your mind or with which you came up in the class, it would be automatically cleared. So you just have to wait and watch and try to understand what exactly or in what manner we would be further continuing our sessions, so that there cannot be any manipulation from our side, ताकि भैया हम कभी ये नहीं कहें कि देखो हमने पूरा बाइंड अप कर दिया बिना बाइंड अप करे। मैं ये चाहता हूं भैया कि आपके पास एक बेहद शानदार समझ होनी चाहिए क्रम को लेकर। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट बेसिकली यू आर इन नीड ऑफ। वो सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है। किसकी जरूरत है? धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो हेडिंग टू दिस, महाजनपद पीरियड के कंटेम्पररी नोट पर ही हमारे पास क्या चल रहा था? बोले सर महाजनपद पीरियड के कंटेम्पररी नोट पर ही हमारे पास जो है यहाँ कुछ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स चलते हैं। आंसू, कौन कौन से रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मूवमेंट चल रहे हैं? रिलीजियस फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स। तो इन रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बोले सर हम कहते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। इन्हें हम कंसीडर करते हैं जैनिज्म और इन्हें हम कंसीडर करते हैं बुद्धिज्म। कई जगह पर ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे पढ़ाए जा सकते हैं? ये रिलीजियस मूवमेंट्स के तौर पर पढ़ाए जा सकते हैं, बट वी वुड डेफिनेटली बी हैविंग डिस्कशन। हम किसके तौर पर इन पर चर्चा करेंगे? तो हम चर्चा करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के तौर पर, ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स के तौर पर। क्योंकि आगे जाकर हमें पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने, उन पॉलिटिकल थिंकर्स में हमें गौतम बुद्ध भी पढ़ना है भाई। तो हम इन्हें जो है रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स के तौर पर पढ़ेंगे। उसके बाद जाकर हमें जी फिर कंसोलिडेशन होने जा रहे हैं। और किसका कंसोलिडेशन होने जा रहा है? ये जो महाजनपद हैं, इन महाजनपद का कंसोलिडेशन होने जा रहा है। और महाजनपद का कंसोलिडेशन सीधे हमारे भारत में एम्पायर सिस्टम को जन्म देता है। और जब हम एम्पायर सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास निकल कर आता है मगध एम्पायर। ये हमारे पास मगध एम्पायर निकल कर आता है। मगध एम्पायर में कुछ डायनेस्टीज ने शासन किया जो ऋग्वैदिक पीरियड में शासन कर रही थी या ऋग्वेद के कंटेम्पररी नोट पर शासन कर रही थी। इस डायनेस्टी को जो है हम बृहद्रथ डायनेस्टी कहते हैं। बृहद्रथ डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाकर जो अभी 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया वो आपकी किस डायनेस्टी से पूछा गया? तो बोले सर हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर जो है, तो हमसे हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया था। उसके बाद जाकर हर्यंक डायनेस्टी का सक्सेशन किसके माध्यम से हुआ? तो बोले सर शिशुनाग डायनेस्टी के माध्यम से आपकी हर्यंक डायनेस्टी का सक्सेशन हुआ। और शिशुनाग डायनेस्टी का सक्सेशन किसके माध्यम से? तो बोले सर नंद डायनेस्टी के माध्यम से। ये किसके माध्यम से? बोले सर ये नंद डायनेस्टी के माध्यम से। अब अगर आप टाइम पीरियड को लेकर थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि सर मगध एम्पायर का टाइम पीरियड कहां से, तो ये हर्यंक से लेकर ये जो नंद डायनेस्टी है, ये हर्यंक से नंद के बीच में ये कई बार 543 बीसी से लेकर इसको खत्म करने को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई सारी डिबेट्स होती हैं। क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस जो है वो वेरी आपके वेरी कर जाते हैं। और कई सोर्सेस हमसे कह रहे होते हैं कि भैया 322 है, कई सोर्सेस हमसे कह रहे होते हैं 320 है। हम इसे 320 लेके चल रहे हैं, 320 बीसी लेके चल रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम, प्लीज टू लेट मी नो। और ये जो है एक इसके कंटेम्पररी है, तो बोले सर ये कंटेम्पररी थी, कंटेम्पररी टू वैदिक पीरियड। वो जो हमारे यहाँ वैदिक पीरियड चल रहा था उस वैदिक पीरियड के कंटेम्पररी थी। आपने वो एक महाभारत देखी होगी भैया, और आपने जब महाभारत देखी विधि शर्मा जी, तो आपने उसमें ना भीम का और जरासंध का एक युद्ध देखा होगा। शालिनी, खुशबू, विधि, हमारे सभी अन्य छात्र हैं।
अमित जी, आशुतोष जी, गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, प्रियंका जी, नैन्सी, शालिनी, सभी छात्र छात्र हैं। उसमें आपने देखा होगा कि भीम जो है क्या कर रहे हैं, जरासंध को मार रहे हैं और ऐसे चीर के फेंक देते हैं, और जरासंध जो है फिर जुड़ जाता है। तो ये वही वाला ब्रदरथ डायनेस्टी है। इस वजह से इसे हम कहां काउंट करते हैं, बोले सर कंटेम्पररी टू द वैदिक पीरियड। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। हम निश्चित तौर पर भैया इसको जो है क्या करेंगे, आगे जाकर फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फिलहाल आगे, और आप मुझे सीधे सुन सकते हैं। अब मगध एम्पायर हो गया, तो मगध एम्पायर के समय पर ये जो हर्यंक डायनेस्टी जब शासन कर रही थी, अंकित, आसू, अमित जी और सभी अन्य छात्र छात्र, अंजलि जी, तो कंटेम्पररी नोट पर हमारे यहाँ आपके क्या होना स्टार्ट हुए, बोले सर प्री मॉडर्न इन्वेजन होना स्टार्ट हुए। प्री मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन, ये हमारे यहाँ प्री मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन हुए। आप इसे कंटेम्पररी इन्वेजन एट द टाइम ऑफ मगध एम्पायर भी कह सकते हैं भैया। हमारे पास कंटेम्पररी इन्वेजन हुए किसके समय पे, बोले मगध एम्पायर के समय पर। आपने देखा कि 543 बीसी से स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, हर्यंक डायनेस्टी। तो भारत में सबसे पहला इन्वेजन 518 बीसी में हुआ था। इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो दिस इन्वेजन इज कॉल्ड एज? क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहता है कि भैया हम इस इन्वेजन को जो है किस नाम से कंसिडर करते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज रेफर्ड एज द ईरानियन इन्वेजन। इसे कैसे रेफर किया जा रहा है, बोले सर इसे ईरानियन इन्वेजन के तौर पर रेफर किया जा रहा है कि भैया ईरान से हमारे यहाँ क्या हुआ, बोले इन्वेजन हुआ। डेरियस फर्स्ट जो है हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसने, हाँ, इसी ईरानियन इन्वेजन को जो है बेटा पर्सियन इन्वेजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सियन भी कहा जाता है। उसके बाद जाकर दूसरा इन्वेजन जो है हमारे पास 326 बीसी में हुआ। और ए इन्वेजन जो है, इस इन्वेजन को हम कैसे कहते हैं, तो बोले सर ये हमारे यहाँ अलेक्जेंडर इन्वेजन है। ये हमारे यहाँ कौन सा इन्वेजन है, ये हमारे यहाँ अलेक्जेंडर इन्वेजन है। इस इन्वेजन को हम मैसिडोनियन इन्वेजन के नाम से भी कंसिडर करते हैं। मैसिडोनियन इन्वेजन के नाम से भी कंसिडर करते हैं। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो दिस विल बी द 7th चैप्टर इन द क्रोनोलॉजी। वो हमारा 7वां जो चैप्टर होगा वो यही होगा प्री मॉडर्न इन्वेजन्स को लेकर। अब उसके बाद जाकर फिर हम क्या कर रहे हैं, बोले सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम किस एम्पायर पे चर्चा करेंगे, बोले सर हम चर्चा करेंगे आपके सो कॉल्ड मॉडर्न एम्पायर पर। हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, बोले सर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगला टॉपिक जो होगा हमारा ये होगा मॉडर्न एम्पायर। और मॉडर्न एम्पायर जब हम डिस्कस करेंगे तो मॉडर्न एम्पायर का मतलब है, कई जगह पे भी आप मॉडर्न डायनेस्टी की जब आप बात करते हैं, देखो 324 से लेकर 185 बीसी है, ये डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। एम्पायर की बात करोगे 322 भी दिया जाता है, 20 भी दिया जाता है, टू 185 बीसी दिया जाता है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है इसको लेकर। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर हम जो है आपके बिंदुसार को पढ़ेंगे, हम अशोक को पढ़ेंगे, और अशोक के बाद जाकर भैया हम सीधे आ जाएंगे और फिर से बृहद्रथ पर आ जाएंगे लास्ट में जाकर। सो वी वुड बी हैविंग डिस्कशन ओवर दिस एम्पायर एज वेल। वंस वी वुड बी बाइंडिंग इट अप, हम जैसे ही इसे बाइंड अप करेंगे भैया 185 बीसी में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमारा अगला टॉपिक जो होगा वह होगा पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स। और पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स की जब आप टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये 185 बीसी से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन खत्म कहां हो रहा है, बोले सर 320 एडी। ये बड़ा लंबा जा रहा है, मतलब तकरीबन 185 साल ये जा रहा है और 350 साल वो जा रहा है। इस पीरियड को अंकित हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बोले सर इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं आपके नेटिव डायनेस्टीज में, कि हमारे यहाँ कुछ क्या कर रही है, बोले सर नेटिव डायनेस्टीज जो है ये नेटिव डायनेस्टीज शासन कर रही है। और कौन कौन सी नेटिव डायनेस्टी शासन कर रही है, बोले सर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो नेटिव डायनेस्टी शासन कर रही है इन्हें हम कहते हैं सुंग डायनेस्टी। ठीक है, ये है हमारी सुंग डायनेस्टी। और सुंग डायनेस्टी का सक्सेशन जो है वह हमारे यहाँ कन्नब डायनेस्टी के माध्यम से हो रहा है, तो सुंग के बाद कन्नब पढ़ेंगे। और इसके बाद जाकर हम फर्स्ट सदर्न इंडियन डायनेस्टी पढ़ने जाएंगे, जिसे हम सातवाहन डायनेस्टी के नाम से कंसिडर करते हैं। ये हमारा सातवाहन डायनेस्टी है। तो एक तो हमारा नेटिव रूल स्टार्ट हो गया। अब नेटिव की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है भारतीय डायनेस्टी की चर्चा कर रहे हैं, जो भारतीय डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आ रही हैं मॉडर्न पीरियड के बाद। और दूसरा
इसी पीरियड में ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है इसको ही हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो बोले सर इसे हम क्लासिफाई करते हैं पोस्ट मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन्स में। पोस्ट मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन्स मतलब भैया मॉड जैसे ही जैसे खत्म हो रहे हैं वैसे ही हमारे भारत में फिर क्या हो रहा है, बोले सर फिर विदेशी आक्रमण जो है वह होना स्टार्ट हो रहे हैं। और कौन कौन से विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो बोले सर हमारे यहाँ सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने आक्रमण किया, और उसके बाद जाकर फिर इंडो ग्रीक्स का सक्सेशन जो है वह साइकिथियंस के माध्यम से हुआ, जिन्हें भारत में सकास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जाकर फिर जब आप चर्चा कर रहे हैं तो अगला सकास का सक्सेशन जो है पार्थियंस के माध्यम से हुआ, जिन्हें आप पहलव के नाम से जानते हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर, आई हैव कॉल्ड देम पहलव, नॉट द पल्लव। मैंने पहलव बुलाया उन्हें। और उसके बाद जाकर भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एक ऐसा पावर, फॉरेन रूलिंग पावर जिसके समय पर आपके सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट जो है वह जनरेट हो जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एशिया से कॉन्टेक्ट विकसित हो जाते हैं। मतलब हम कुषाण डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, और कुषाण का एक राजा कनिष्क जिसके समय पर चाइना तक जो है, चाइना के कुछ क्षेत्र जो है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब हमारे कंट्रोल में थे। दे वर रूल्ड बाय एन इंडियन रूलर। अभी चूंकि भारत का ही हो गया था कनिष्क, तो हम इन पे जाके चर्चा करेंगे। और उसके बाद जाकर फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा हमारा गुप्ता पीरियड भैया। हियर वी वुड बी हैविंग डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। हम गुप्ताओं पर चर्चा करेंगे। और गुप्ता पीरियड का मतलब है 240 एडी से लेकर 550 एडी तक हम चर्चा कर रहे हैं। ये डायनेस्टी की बात करी मैंने। एम्पायर के कंटेक्स्ट में अगर आप चर्चा करेंगे तो 320 एडी से स्टार्ट होगा, कई जगह 319 से भी स्टार्ट हो सकता है, आप परेशान मत होइएगा, और 550 एडी तक चलेगा। और उसके बाद जाकर फिर अगला टॉपिक जो होगा हमारा ये होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड, और पोस्ट गुप्ता पीरियड जब आप पढ़ रहे होंगे तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको पढ़ना है एक आपको पढ़ना है भैया नॉर्थ इंडिया। आपको यहां पर जो है नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ने, ठीक है, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और ऐसे ही जो है आपको यहां पर साउथ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ने, साउथ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और अगर आप समझना चाहते हैं कि सर ये नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है, तो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब है हम चर्चा करेंगे मैत्रिकास पर, हम चर्चा करेंगे मैत्रिकास पर। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। हम चर्चा करेंगे मैत्रिकास पर, हम चर्चा करेंगे इन पर, सो कॉल्ड दिस दैट इज गॉड डायनेस्टी पर, हम चर्चा करेंगे लेटर गुप्तास पर, हम चर्चा करेंगे हुन्स पर, हम चर्चा करेंगे आपके पुष्यभूति डायनेस्टी पर, पुष्यभूति डायनेस्टी पर, हम चर्चा करेंगे वर्मन डायनेस्टी पर, जो ग्रहवर्मन है गहडवाल डायनेस्टी से, तो हम गहडवाल डायनेस्टी पर चर्चा करेंगे। Am I very clear to every single student that when it comes to the post Gupta period and when it comes to the North India development, there was no central power and there was a decentralization। तो वो decentralization में ये सारी डायनेस्टीज हमें नजर आ रही। और जब हम साउथ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं तो गुप्ता पीरियड पर सातवाहंस का सक्सेशन जो है वह वक्तक डायनेस्टी के माध्यम से, किस डायनेस्टी के माध्यम से, वक्तक डायनेस्टी के माध्यम से भैया। ये कंटेम्पररी डायनेस्टी है गुप्तास की। और उसके बाद फिर हमें क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर वक्तकास का सक्सेशन जो है वह हमें चालुक्यास के माध्यम से नजर आ रहा है। चालुक्यास ऑफ वादामी वातापी नजर आ रहे हैं, वादामी वातापी नजर आ रहे हैं। इनके ही कंटेम्पररी नोट पर हम जब आंध्र प्रदेश चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है पल्लव नजर आएंगे। फिर हमें भैया और कौन नजर आएगा, बोले सर लास्ट में जब हम बाइंड अप करेंगे तो हम संगम डायनेस्टी पढ़कर जो है आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को बाइंड अप करेंगे, या संगम पीरियड जो है इसको पढ़कर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को बाइंड अप करेंगे। सो दिस वुड बी द 12th व्हेन इट कम्स टू द संगम। ये पूरा तमिलनाडु का इतिहास है। तो ये 12 टॉपिक्स हैं जो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। Am I thoroughly clear to each and every individual that these are those 12 topics which we would be having discussion in the further period of time? इन पर हम आगे जाकर जो है चर्चा करेंगे। उम्मीद है मुझे कि मैं इस पूरी क्रोनोलॉजी से हमारे हर एक छात्र छात्रा को बहुत स्पष्ट हूं बेटा।
खुशबू, पूर्णिमा, श्रुति, मुस्कान शर्मा जी, स्नेहा शर्मा जी, विधि शर्मा जी, गिरिराज शर्मा जी, कशिश और सभी अन्य छात्र छात्राएं। चलिए, वेरी गुड। राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू कैन हियर मी आउट ओवर द मिडाइवल हिस्ट्री एज वेल। आप मुझे जो है मध्यकालीन इतिहास पर भी सुन सकते हैं कि सर व्हेन इट कम्स टू द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री तो फिर हम मिडाइवल में क्या क्या पढ़ने वाले। सो राइट नाउ हेडिंग टू द नेक्स्ट वन। और जब मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट समझना है कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री इज हैविंग एसोसिएशन विद व्हाट। तो ये इस्लामिक कल्चर के साथ मोहिनी एसोसिएटेड है। यहाँ ये पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 600 एडी से स्टार्ट होता है और कहां तक जा रहा है बोले सर 1858 एडी जो है यहां तक जा रहा है। आशुतोष जी, अमित जी, अंजलि जी, अंकित जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्र हैं। शुरुआत कैसे हो रही है बोले सर अलग अलग प्रकार से लोग जो है शुरुआत करते हैं। बहुत ट्रेडिशनल शुरुआत है, मोहिनी, मुस्कान, सत्या। वो ट्रेडिशनल शुरुआत होती है कि आप सीधे मुस्लिम इन्वेजन्स पढ़ा दीजिए, लेकिन हम मुस्लिम इन्वेजन्स नहीं पढ़ते। सबसे पहले हम सबसे पहले जो है चर्चा करते हैं अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री। और ये अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री जो है हमारा, इसमें ये 600 से लेकर 1000 वाला पीरियड हम डिस्कस करते हैं, 600 टू द 1000 एडी। और इसमें हम चर्चा कर रहे होते हैं किसके बारे में बेटा सत्या, तो हम चर्चा कर रहे होते हैं ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल के बारे में। और ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल का मतलब क्या है? तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल का मतलब है बेटा कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके गुर्जरा प्रतिहार्स के बारे में, गुर्जरा प्रतिहार्स के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं आपके पाल डायनेस्टी के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं आपके सो कॉल्ड दिस दैट इज रेफर्ड एज राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। ये हमारे राष्ट्रकूटास के बारे में। Am I thoroughly clear to you in context of the same? अब उसके बाद जाकर फिर जब हम आगे बढ़ते हैं लेटर मिडाइवल हिस्ट्री, तो ये इसी का जो लेटर वाला फेस है, लेटर फेस ऑफ अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री, लेटर फेस ऑफ अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, जिसे हम आपके 1000 से लेकर 1000 से लेकर 1200 एडी में लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन। और किसका ओरिजिन पढ़ने वाले हैं बोले सर? ओरिजिन ऑफ राजपूट्स, कि भैया भारत में राजपूट्स का ओरिजिन जो है वो कैसे है। उसके बाद जाकर फिर हम और क्या पढ़ने वाले हैं बोले सर? वो जो छोटे छोटे फ्यूडेटरीज हैं, किसके फ्यूडेटरीज हैं? जैसे हम चर्चा करेंगे किनके बारे में बोले? पाल्स के बारे में, तो वो सेन डायनेस्टी पढ़ लेंगे। फिर राजपूतास के बाद जाकर यहाँ हम देखो, हम यहाँ सेन डायनेस्टी, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ आपको, सेन डायनेस्टी पढ़ने वाले। उसके बाद जाकर हम चालुक्यास ऑफ कल्याणी पढ़ने वाले, हम चालुक्यास ऑफ कल्याणी पढ़ने वाले। हम साउथ इंडिया की छोटी छोटी डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं। हम जैसे काकतीयास ऑफ वारंगल पढ़ने वाले, होयसलास ऑफ द्वार समुद्रम पढ़ने वाले, यादव्स ऑफ देवगिरी पढ़ने वाले। ये हमारा काकतीयास पढ़ने वाले। हम होयसलास पढ़ने वाले, होयसलास पढ़ने वाले। हम यादव्स पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद जाकर साथ ही साथ हम और क्या पढ़ने वाले बोले सर? ये तो हो गया हमारा ये दक्षिण का। और अब आ रहे हैं हम दूसरा इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो जाना जाता है इस्लाम के लिए। मुस्लिम इन्वेजन्स पढ़ना होता है हमें। क्या पढ़ना होता है बोले? मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया, मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया। लेकिन मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कैसे बोले सर? हम इसे डिस्कस करते हैं आपका ओरिजिन ऑफ इस्लाम पर, ओरिजिन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या और इस्लाम का ओरिजिन कहां से हुआ है। हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रियंका, नैन्सी, विधि, पूर्णिमा, मुस्कान, सभी अन्य छात्र छात्र हैं। उसके बाद जाकर फिर हम स्प्रेड ऑफ इस्लाम पर चर्चा करेंगे, स्प्रेड ऑफ इस्लाम। और उसके बाद जाकर फिर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? आपके अरब इन्वेजन के बारे में। ये अरब इन्वेजन अर्थात मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन, जो 712 एडी में है, 712 एडी में। उसके बाद जाकर फिर हम टर्किश इन्वेजन पे चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे भारत में टर्किश इन्वेजन हो रहा है। तो हम टर्किश इन्वेजन पे चर्चा करेंगे। टर्किश इन्वेजन में हम दोनों इन्वेजन पढ़ने वाले हैं। आपका हम महमूद ऑफ गजनी का इन्वेजन पढ़ने वाले हैं, महमूद ऑफ गजनी।
इस महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन्स को रिकॉर्ड किया जाता है 1001 से 1026 में, और ऐसा कहा जाता है बेटा कि ही इन्वेडेड 17 टाइम्स ओवर इंडिया। आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे कि 1001 से लेकर 1026 में अभी हम छोटी छोटी डायनेस्टीज पर चर्चा करके आए। हमने देखा कि कोई सेंट्रलाइजेशन पावर ही नहीं है, कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है। तो जब सेंट्रलाइज पावर नहीं है मतलब हम पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं है। हम पॉलिटिकली कैसे हैं? डिसयूनाइटेड है। और हमारी इसी पॉलिटिकल डिसयूनिटी का एडवांटेज लेकर एक इन्वेडर भारत पर 17 बार आक्रमण कर रहा है। इस तरीके का आक्रमण कि वो एक सोमनाथ टेम्पल का जो आक्रमण है, उस सोमनाथ में जो हमारे यहाँ शिवलिंग तोड़ा गया, शिवलिंग जो मंदिर है भगवान शंकर का, उसे तोड़कर उसके जो पत्थर हैं उन्हें जो है गजनी ले गया, और गजनी में आपका जो मॉस्क्यू है उसकी सीढ़ियों में लगवा दिया गया, ऐसा बताया जाता है। और हम इतने डिसइंटीग्रेटेड थे, हम इतने बटे हुए थे कि भैया इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ हम जिन्हें राजा मानते थे, वो राजा क्या कर रहे हैं, बोले अपनी जान बचाने के लिए दे डिजर्टेड टू अ सेफर प्लेसेस, वो छोटी छोटी जगहों पर भाग जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो है हमें महमूद ऑफ गजनी के समय पर भारत में नजर आए। और उसके बाद जाकर फिर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बोले सर वो व्यक्ति जो भारत में इस्लाम का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता था, इसे हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। हालांकि मैं मोहम्मद गौरी आपको 1173 से पढ़ाऊंगा और 1206 में पढ़ाऊंगा, लेकिन मोहम्मद गौरी के बारे में जो जानना जरूरी है वो हम पढ़ेंगे 1191, 1192 और 1194। 1194 में वो हार गया, लेकिन 1192 में जब वो जीता सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तो वह यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको यहां पर छोड़ के गया था टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ दिल्ली एंड इट्स एडजेसेंट रीजंस बाय 1192। और जब वो बैटल ऑफ चंदावर जीता 1194 में, तो उसके बाद जाकर वो भारत में छोड़ के गया किसको? बोले सर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि भैया ये जो है आपके बंगाल और बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है उसको लुक आफ्टर करने के लिए छोड़कर गया। और जैसे ही 1206 में आपके मोहम्मद गौरी की क्या हो रही है, बोले सर डेथ हो रही है, मार दिया गया था भैया, नेचुरल डेथ नहीं है। तो उसके बाद जाकर ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब क्या कर रहे हैं? बोले सर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कर रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत की जब चर्चा करी जाती है तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है 1206 टू 1526, 1206 से लेकर 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक एक डायनेस्टी का फाउंडेशन कर रहे हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। टू यू पीपल, प्लीज टू लेट मी नो अभी आपको मेरी आवाज और आपको मेरा वीडियो जो है क्लियर है, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। देयर माइट बी सम ग्लिचेस, अभी वेदर जो है आप समझ रहे होंगे विंटर चल रहा है तो भैया हो जाता है, थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट सो व्हाट एग्जैक्टली आई वाज सेइंग इज कि स्लेव डायनेस्टी जो है यही मामलुक डायनेस्टी है, और यही जो है हमारी इलबारी डायनेस्टी है। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो टाइम पीरियड क्या है? बोले सर इट वाज देयर फ्रॉम 1206 टू 1290। और इसका सक्सेशन जो है बेटा किसके माध्यम से हुआ? तो इसका सक्सेशन जो है वह खलजी डायनेस्टी के माध्यम से हुआ। खलजी डायनेस्टी के माध्यम से हुआ। और खलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? बोले सर 1290 से 1320। खलजी डायनेस्टी का सक्सेशन किसके माध्यम से? कशिश खुशबू
प्लीज टू लेट मी नो। भैया इस समय पर कोहरा जो है अपने चरम पर है, अपने जेनिथ पर है। नहीं नहीं, अरे मेरे भाई अंकित, ये नेटवर्क इशूज नहीं है, ये बेसिकली जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होते जाते, ये बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं सुबह 7:30 बजे निकलता हूँ तो सुबह 7:30 बजे कोहरा जो है बिल्कुल चरम पर होता है, अपने पीक पर होता है। इस लेवल पे कोहरा होता है कि आप 10 मीटर आगे का नहीं देख पाएंगे भाई। और कई बार तो ये स्थिति होती है कि आजकल मैं ग्लव्स लगा के जाता हूँ तो उन ग्लव्स पर इंस्टीट्यूट पहुंचते पहुंचते बर्फ जम जाती है, ओस नहीं जम जाती है। ओस जो है आजकल बर्फ के फॉर्म में गिर रही है, सॉलिड फॉर्म में गिर रही है। तो कई बार हो जाता है, तो परेशान मत होइएगा, बहुत ज्यादा ग्लिचेस नहीं आते। हेडिंग टू द नेक्स्ट एंड जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि ये चारों डायनेस्टीज जो है वो किस ओरिजिन की हैं। ये चारों डायनेस्टीज हमारे टर्किश ओरिजिन की। इसके बाद जो पांचवी डायनेस्टी आई हमारे पास, ये फिफ्थ डायनेस्टी जो है यहाँ पर, इसे हम लोधीज कहते हैं या लोधी डायनेस्टी कहते हैं। तो लोधी डायनेस्टी जो है ये अफगान ओरिजिन की है, ये अफगान ओरिजिन की है। और इसका टाइम पीरियड जो है ये 1451 से लेकर 1526 में है, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म होता है। Am I very clear to you people in context of the same? Please do let me know. उम्मीद है मुझे कि मैं दिल्ली सल्तनत से स्पष्ट हूं आपको। अब तुगलक डायनेस्टी के समय पे क्या हो रहा है? बोले सर यहाँ डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो रहा है, और मेजर डिसइंटीग्रेशन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1336 एंड द 1347। दो बड़े डिसइंटीग्रेशन जो हुए वो 1336 में हुए। विधि शर्मा जी, मुस्कान जी, सत्या, मोहिनी, शालिनी, नैन्सी, खुशबू, श्रुति, अमित जी, अंजलि जी, सभी अन्य छात्र छात्र हैं। एक डिसइंटीग्रेशन जो 1336 में हुआ, इसे कहते हैं बेटा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन ये 1336 में हुआ, और 1336 से एक असिस्ट 1646 तक है बेटा। उसके बाद जाकर आगे जब आप बढ़ रहे हैं, लेट मी हैव अ लुक ओवर द क्रोनोलॉजी, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। दिस वाज द फोर्थ, दिल्ली सल्तनत वाज द फोर्थ वन। ये हमारा फोर्थ था, और ये हमारा विजयनगर जो है, अभी विजयनगर कौन सा हो गया? बोले पांचवा हो गया क्रोनोलॉजी में। और विजयनगर के बाद जाकर क्या आ रहा है? बोले सर विजयनगर के बाद जाकर जो है बहमानी सल्तनत आ रहा है। और बहमानी सल्तनत जो है, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, बहमानी सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ये आपकी 1347 से स्टार्ट होकर 1526 तक है। लेकिन फिर यहां से स्टार्ट हुआ 1526 से क्या? बोले सर डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, और डिसइंटीग्रेटेड किस में हुआ? बोले सर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ अहमदनगर में। अमित जी बहुत जरूरी है, और कशिश, अंकित, आशुतोष जी, सभी हमारे अन्य छात्र छात्राएं कि आप बहुत आसानी से समझ पाए। अहमदनगर में, बरार में, बीजापुर में, ठीक है, बिडार में, और साथ ही साथ जो है भैया गोलकोंडा में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझना है कि बरार पर कंट्रोल कर लिया किसने? बोले अहमदनगर में। तो बरार प्लस अहमदनगर मिलके क्या हो गए? बोले सर ये सिर्फ अहमदनगर हो गया, ठीक है। और बीजापुर और बिडार मिलकर क्या हो गए? बोले सर ये जो है ये भी बीजापुर रहा, सिर्फ ये भी बीजापुर रहा। और कलेक्टिवली इनको जो आप कहने जा रही हैं स्नेहा जी, मुस्कान जी, और सभी हमारे अन्य छात्र छात्राएं, इसको कहते हैं हम डेक्कन सल्तनत। Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. जल्दी से बता दीजिए भैया कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को डेक्कन सल्तनत से भी स्पष्ट हूं कि what exactly the डेक्कन सल्तनत is. कोई आपसे पूछे कि खुशबू, श्रुति, शालिनी, नैन्सी, मुस्कान, अंजलि जी, गिरिराज, कंचन, विधि, सभी छात्र छात्र हैं कि डेक्कन सल्तनत क्या है, तो आप बता पाए। चलिए इसके बाद जाकर फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो अगला क्या आता है? बोले सर अगला टॉपिक आता है मुगल्स हमारे। नैन्सी, और मुगल्स की जब आप चर्चा कर रहे हैं तो मुगल्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? बोले सर 1526 से 1858। अभी हम मुगल्स के बाइफर्केशन में नहीं जा रहे कि क्लासिकल मुगल्स में और लेटर मुगल्स में नहीं जा रहे, लेकिन मुगल्स हैं। उसके बाद जाकर अगला हमारे पास क्या आ रहा है? बोले सर हमारे पास है मराठास आ रहे हैं, मराठास आ रहे हैं। और अगला और आखिरी टॉपिक इसमें क्या आ रहा है? बोले सर ये हमारा भक्ति मूवमेंट आ रहा है, ये हमारा भक्ति मूवमेंट आ रहा है।
तो ये मिलजुलाकर क्या है, हमारी मिडाइवल हिस्ट्री है. सो दीज आर 9 टॉपिक्स विच वी वुड बी हैविंग डिस्कशन इन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री. मुझे उम्मीद है कि आपको क्रम बहुत स्पष्ट है बेटा. हम कभी भी क्रम को ब्रीच नहीं करते. कल भी मैंने अंकित जी से, अंजलि जी से, खुशबू जी से और अमित जी से जो है सवाल पूछा था कि बताइए भैया कैसे चलना चाहिए. तो आपने कहा क्रम में चलना चाहिए, और देखिए हम क्रम में चलने को तैयार हैं. अब जरूरी यह है कि आपके दिमाग में भी क्रम हो भैया. Right now, heading forward to the next, and you people can hear me out over modern Indian history. आप सभी छात्र छात्र हैं, मुझे सीधे modern Indian history पर सुन सकते हैं. मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप सीधे मुझे modern Indian history पर सुनने वाले. Coming to the next one, modern Indian history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लोग जो है सीधा स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से. हम जो है स्टार्ट करते हैं इसे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड रीजनल रीजनल किंगडम्स ऑफ इन 18th एंड 19th इन 18th सेंचुरी. हम यहां से स्टार्ट करते हैं भैया कि 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र क्षेत्रों का विकास हुआ, स्वतंत्र आपके जो किंगडम्स हैं उनका विकास हुआ, हम वहां से चर्चा करते हैं. उसके बाद जाकर फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम किस पर चर्चा, अच्छा इंडिपेंडेंट में भी हम 3 प्रकार से चर्चा करते हैं. आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि भैया हम यहाँ कैसी चर्चा करते हैं. तो बोले सर एक तो हम चर्चा करते हैं आपके कौन से वाले पर, वो जो वतन जागीर थे, ठीक है, एक वतन जागीर वाले पर चर्चा करते हैं. आप जानते हैं ना मुगलों के समय पर जागीर दी जाती थी. तो हम मैसूर पर चर्चा करते हैं, राजपूत स्टेट्स पर चर्चा करते हैं, त्रावणकोर पर चर्चा करते हैं. फिर हम सक्सेसर स्टेट्स पर चर्चा करते हैं, जो आपके सक्सेसर स्टेट्स हैं, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया. और फिर आपकी वॉरियर स्टेट जो है, तो हम वॉरियर स्टेट पर चर्चा करते हैं. कई सारे छात्र छात्रा हैं जिनकी थोड़ी सी प्रवृत्ति जो है लड़ाकू किस्म की होती है. एक मेरे यहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एक बच्चा आता है हिस्ट्री में, बोले सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओगे, जाट्स पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे सर. वो जाट्स पढ़ना चाहते हैं. जाट से वो अपना अफिलिएशन महसूस करता है, करेक्ट महसूस करता है. तो वॉरियर स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप में से कोई ऐसा है भैया, तो हम यहाँ पर मराठाओं को पढ़ेंगे, वो जो अभी हम पढ़कर आए हैं. हम इनमें जाट्स पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो है हम सतनामीज पर चर्चा करेंगे. हम यहाँ पर जो है सिख पर चर्चा करेंगे. हम यहाँ पर जो है रोहिल्यास पर चर्चा करेंगे. वी वुड डेफिनेटली बी हैविंग डिस्कशन ओवर ऑल दीज थिंग्स. पठान्स पर चर्चा करेंगे. उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा, तो दूसरा टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. अब हम ट्रेडिशनल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, ट्रेडिशनल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब है कि भैया वो जो आपके यहाँ यूरोपीय कंपनी भारत आई, तो उन यूरोपीय कंपनी में कौन सा था, बोले सर पोर्चुगीज है, पोर्चुगीज है. उसके बाद सर हमारे पास इंग्लिश है, फिर हमारे पास डच कंपनी है, उसके बाद जाकर डेन्स पर चर्चा करेंगे, और लास्ट में जाकर जो है फ्रांसीसीस जो है या फ्रांस जो है इस पर चर्चा करेंगे. Am I very clear to you people in candidates of the same? Please to let me know. French East India Company कहते हैं आप उसे, nothing to worry about. तो ये वो कंपनीज हैं जो हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पर पढ़ेंगे. और आप जानते हैं कि हम एक सवाल पूछता हूं, जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं तो उस समय में एक सवाल आता है, इज देयर एनी इंडिविजुअल जो मन की बात बताना चाहे. भैया मन की बात बताने के बहुत सारे पैसे मिलते हैं. पूर्णिमा जी, खुशबू जी, कंचन जी, अंकित जी, यकीन मानिएगा आज मैं ऑफलाइन संस्था में था, 5,000 रुपए का सवाल पूछा था मैंने. एग्जैक्टली exactly. और देखिए स्नेहा शर्मा जी कह रही हैं कि सर आप पूछेंगे कि फर्स्ट यूरोपियन कौन है. जब आप एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाते हैं तो वहां एक क्वेश्चन जो है निकल कर आता है, और वो क्वेश्चन निकल कर आता है. खुशबू भी कह रही है देखिए कि who was the very first European to arrive into the India. और अमित जी कह रहे हैं कि बोले सर अलेक्जेंडर जो है देखिए उसका आंसर है. कई सारे छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ये है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर ये है. आज मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में था और हिंदी यूपीएससी का एक बैच है, हिंदी मीडियम में पॉलिटी डिलीवर कर रहा था. तो वहां एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, तो उसने जो है सही आंसर बताया, तो उसे रविंद्रास आईएएस की तरफ से या हमारे जो संस्था है उसकी तरफ से
क्योंकि जाता मेरी जेब से है, संस्था का नाम होता है बस उसमें, मैं अपने नाम पर नहीं करते कराते चीजें, कई सारे बच्चे जानते हैं। संस्था के प्रति समर्पण उतना है कि वो संस्था के नाम पर जाता है। तो उसे 100 रुपए का इनाम दिया गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया एक बच्ची से 250 रुपए का, कि अगर आप इसका आंसर देंगे तो तत्कालीन जो है आपको 250 जो है फोन पे किया जाएगा। तो एक लड़का पीछे से बोलता है, सर हमसे नहीं पूछते सर ऐसे क्वेश्चन आप। तो बच्ची ने उसका आंसर नहीं बता पाया, तो सीधे जो है उस क्वेश्चन को 500 रुपए करके उस बच्चे पे शिफ्ट कर दिया गया कि बेटा यही क्वेश्चन 500 रुपए में अब आपसे है। अभी है ना, वो भी नहीं बता पाया। तो उस क्वेश्चन की कीमत जो है 5,000 रुपए कर दी गई। 2,000 तक तो दे चुका हूं, मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है। तो एक बच्चा फिर पीछे से कहता है, सर अभी आप डेलिबरेटली ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें है ना पैसा नहीं देना पड़े। तो मैंने कहा मेरे भाई अगर एक भी बता देता है तो देना भी तो मेरी ही जेब से पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मन की बात विद कुलदीप सर ये आप कर सकते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, और मन की बात विद कुलदीप सर का आपको पैसा भी मिलता है, रिवॉर्ड्स जो है वो मिलते हैं। कई सारे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, ये नैन्सी जी जो है, गिरिराज शर्मा जी जो है, शालिनी जी जो है, मुस्कान शर्मा जी जो है, और भी कई सारे छात्र छात्र हैं, ये जानते हैं। अच्छा अभी एक नया सिस्टम चल गया है। नया सिस्टम क्या चल गया है कि मैं वॉलेट लेके नहीं जाता, अभी वॉलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वॉलेट लेके भी जाता हूं तो उसमें पैसे नहीं होते। आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं। उसमें पैसे नहीं होते क्योंकि पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल। आजकल आपके पास सीधे फोन पे होता है, आप 10 नंबर डालते हैं और सीधे फोन पे हो जाते हैं। तो आजकल जो है नई व्यवस्था के अनुसार सीधे फोन पे कर दिया जाता है। क्वेश्चन था, अभी आप सुन लीजिएगा, आप में से कोई अगर बताना चाहे तो इट वुड बी क्वाइट गुड एज वेल, है ना। मतलब अभी 5,000 रुपए तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन सवाल ये था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the advice which is tendered by Supreme Court is binding on the president, is binding on the president. Along with the article you also have to let me know the case. आपको दो चीजें बतानी थी, एक तो वो अनुच्छेद बताना था, जिस अनुच्छेद में जो बताना चाहे वो सोच के बताइएगा, सुन के बताइएगा। आपको वो आर्टिकल बताना है जिस आर्टिकल में आपके सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह है वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा था, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। और दूसरा आपको ये बताना था कि उसका केस क्या है, किस मामले में होती है। अगर आप में से कोई अपनी किस्मत की आजमाइश करना चाहे तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं भैया। Is there any individual who want to let me know the advice of the Supreme Court is binding on the president? In which article such provision is there? At the same time, in which case such provision is applicable? Looking after the answer from you people. अभी आप में से कई सारे लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, have gone through the polity multiple number of times. विधि शर्मा जी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विधि शर्मा जी 5,000 रुपए कैसे मिलते फिर आपको अगर क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं आप? तो हो सकता है सही हो। शालिनी जी ने 142 कहा, विधि शर्मा जी 143 कह रही है। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सारे, बोले सर बेहद इंटेलिजेंट है हम, है ना, आपसे ही पूछ ले रहे हैं उल्टा। बेटा क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है आपसे पूछना। इज देयर एनी अदर इंडिविजुअल? गिरिराज शर्मा जी ने कहा सर 143। ये होता है, दिस इज सो कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। Is there any other individual? Ankit, you want to let me know something? Khushbu, Shruti, Ashutosh Chauhan ji, Amit ji, all other individuals. Those who are correcting here. Mohini Jadon ji 145. अरे मेरे भाई 5,000 रुपए का सवाल था, इतना आसान थोड़ी था। इतना आसान नहीं था लेकिन बहुत आसान था। इतना आसान नहीं था लेकिन बहुत आसान था। तो 143 आया था ऑप्शन में, चिंता मत करिएगा। 143 जो है, कई लोगों ने हाथ उठाया, बोले 5,000 रुपए का सवाल है आज तो, है ना, सर की सारी जो सैलरी है पूरी इस महीने की यहीं ले लेंगे।
और सारे जो है उनमें से 80% कह रहे हैं सर 143 143 143। अमित जी कह रहे हैं नो आर्टिकल। अमित जी, is there any case in which the advice of the Supreme Court is binding on the president? Is there any case? If there is no article, then is there any case? I'm looking after the answer from you people. अच्छा चलो खत्म करते हैं। सीधे आता हूं। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। रिमूवल ऑफ द मेंबर्स of the UPSC and the state PCS is done on the basis of misbehavior, and the grounds of misbehavior are checked by Supreme Court on the advisor, on the request of the president, to the Supreme Court. And if the grounds are found to be valid after being checked by the Supreme Court, believe me, the suggestion or the advice is going to be binding on the president. Am I thoroughly clear to every single student in context of the same or not? अगर भैया हमारे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय से क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे कि भैया इनके दुर्व्यवहार के आचरण की जांच करी जाए। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्व्यवहार के आचरण की जांच की और यदि पाया कि हाँ भैया ये दुर्व्यवहार के दोषी हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? बोले सर राष्ट्रपति पर एडवाइस बाइंडिंग होगी। एम आई थरूली क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम? प्लीज टू लेट मी नो। समझ आ गया भैया सबको? अब कोई बताना चाहता है विच आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट? इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट टू लेट मी नो अबाउट द वेरी सेम? कि ये जो रिमूवल है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंबर्स का एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? Under which article of Indian Constitution this has been started? अरे भैया yes तो मैं समझ गया। Is there any other individual who wanna let me know the article कि भैया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो मेंबर्स हैं इनका रिमूवल किस अनुच्छेद में दिया गया है? Exactly, this is mentioned under Article 317. You people can put forward your hands together for Ankit as well as Giraj as well as Vidhi Sharma ji as well as Nancy Sharma ji. Sorry, Nancy Singh. Astush Chauhan ji and all other individuals, those who are saying 317. वो सभी छात्र छात्राएं जो 317 कह रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अप्रिशिएशन। तो ऑफलाइन की भावनाएं अलग लेवल पे जाती हैं। हम तो प्रयास करते हैं कि भैया उन भावनाओं को जो है ऑनलाइन में भी लाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक साल के लिए कोई ज्वाइन करें तो और पूरे शिद्दत के साथ जो है सभी सेशंस का हिस्सा बने, आप एक अलग लेवल पे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है उसका जनरेशन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको नियमित सेशंस को कनेक्ट करने की जरूरत है। पहला सेशन लेके चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन द सेशंस। एग्जैक्टली। और कभी ये मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बच्चे कभी समझ नहीं आते आज तक जो ये मुझसे कहते हैं कि सर वो रिकॉर्डेड सेशंस पढ़े, हमने रिकॉर्डेड देख लेंगे, अभी है ना सिलेबस तो आपसे पूरा हुआ है। भैया आज तक मेरे ही सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। आज तक सिलेबस मेरे ही पूरा नहीं हो पाया तो आपका कैसे हो जाएगा? तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक कभी सिलेबस पूरा नहीं होता। तो ये वो छात्र छात्र हैं बोले सर वी आर डन विद दिस सब्जेक्ट फ्रॉम यू ओनली, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर द क्लासेस। कम टू मी, आई वुड बी आस्किंग द 3 क्वेश्चंस टू यू। Come to me, I would definitely be asking, and believe me, I would be asking only those questions which I have taught you. मैं वही पढ़ाऊं पूछूंगा आपसे जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कभी किसी के मन में ऐसी कोई गलत
में है भैया। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक नियमित क्लासेस का हिस्सा रहिए। आप लगातार बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप वो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है चीजों को इंटरकनेक्ट करने की, वो सीख सकते हैं। और यकीन मानिएगा उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, मतलब बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत रेयरेस्ट है। मैं नहीं कहूंगा कि होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट होता है जो इस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। मैंने तो अपने पिछले 8 साल में आशुतोष चौहान जी, अंजलि सी, विधि शर्मा जी, खुशबू जी, श्रुति, ऐसे सभी अन्य छात्र छात्राएं से यही देखा है कि वो रेगुलर क्लासेस का हिस्सा थे तो उनके नंबर ठीक आए पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, जब तक वो क्लासेस का हिस्सा थे। और उसके बाद जैसे ही वो इरेगुलर हुए, भाई साहब उनके नंबरों में सीधे आधे नंबरों का पतन हुआ। If they have scored, if they have cleared, or if they have opted for 50 to the 60 correct questions out of the 100, जब वो क्लासेस का हिस्सा थे, अगली बार नॉन क्लासेस का हिस्सा होने के बाद जाकर उनके 40 सही हो रहे हैं, किसी के 43 सही हो रहे हैं, किसी के 35 सही हो रहे हैं, किसी के 35 भी नहीं हो रहे, 35 भी नहीं हो रहे। तो हम नया बैच लेके चल रहे हैं 71st बीपीएससी का, नया स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं सेशंस का हिस्सा हो सके। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने। उम्मीद है यू पीपल लाइक द क्वेश्चन, आप सबको ठीक लगा होगा। था 5,000 रुपए का क्वेश्चन की नहीं था, ये बताओ। I was going through, actually I was going through mains question. I was having discussion in context of सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियां, और मैं वो सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियों को समझा रहा था। तो मैं फिर पूछता जाता हूँ वहां पर, समझाता कम, मुझे मैं पढ़ा चुका हूं भी, तो वो पूछ के ही चलेगा। लेकिन बड़ा एक्साइटिंग होता है। मैं संडेज में ऑफलाइन सेशंस लेता हूँ, और संडे में बहुत लंबे लंबे सेशंस लेता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस लेता हूँ। तो वहाँ कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और कल, अभी जैसे कल के सेशन में बच्चों को कुछ रिवॉर्ड्स दिए गए, लास्ट में उन सबसे कहा गया कि भैया ये पैसे जो है बाहर नहीं जाएंगे, इन पैसों से इन सारे बच्चों को नाश्ता करा के जाना। और जिन बच्चों को पैसे वैसे दिएगा उनको ही बाहर भेजा गया कि तुम जाओ, सारे सारे बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आओ और यहाँ सबके साथ नाश्ता करके जाना। तो ये ठीक रहता है, मेकिंग द क्लासेस इंटरेस्टिंग, ब्रिंगिंग द सोशल हार्मनी इन द क्लासेस, ताकि बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीचर्स के साथ, संस्थाओं के साथ कंफर्टेबल हो पाए। उस लेवल पर सेशंस डिलीवर करे जाते हैं, आपके साथ भी प्रयास करे जाते हैं। हम, आपने देखा कि कई बार लाइव सेशंस के दौरान जो है सीधे लाइव कॉल करे जाते हैं और वहां आपसे चर्चा करी जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे कुछ छात्र छात्राएं जो है वो आदतन है, जैसे उनसे कहो कि भैया आपको कॉल आने वाला है, तो आप में से एक आध तो जो है पहले ही निर्धारित कर लेता है कि हम भैया कॉल नहीं उठाएंगे। दूसरा निर्धारित कर लेता है कि हम अपना फोन बंद कर लेते हैं। तीसरा निर्धारित कर लेता है कि हम पहले ही लिख देते हैं कि सर सॉरी नेटवर्क इश्यूज हैं। चौथा निर्धारित कर लेता है, सर हम पहले ही कह देते हैं कि सर सॉरी हमें कॉल नहीं करिएगा। तो आप वो उनका हेल्दी डिस्कशंस का हिस्सा ही नहीं होना चाहते। लेकिन अभी इस बार जो है हमने आदतें नहीं बदली 8 सालों में। हम फिर से अपनी उन्हीं आदतों के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और वैसे ही सेशंस को जो है लेके चलेंगे। चलिए, हेडिंग टू द नेक्स्ट, एंड आई वाज हैविंग डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया। अब उसके बाद जाकर फिर अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा रहेगा राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज कैसे हुआ। सारी यूरोपियन कंपनी है, फिर इसका राइज कैसे हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टिल 1858 तक की बात करी जा रही है भैया, क्योंकि 1858 के बाद तो जाकर क्या हो रहा है, बोले सर इंग्लिश ईस्ट इंडिया खत्म हो रही है। और उसके बाद जाकर क्या आ रहा है, तो बोले सर इसके बाद जाकर जो है फिर हम चर्चा करते हैं किसके बाद, बोले सर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन अंडर क्राउन रूल, अंडर क्राउन रूल। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर क्राउन रूल पढ़ते हैं, और ये आपका टिल 1947 है, 1947 तक। ठीक है,
उसके बाद जाकर फिर हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, बोले सर हम साथ ही साथ पढ़ते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो ये पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बोले सर साथ ही साथ हम पढ़ते हैं आपका नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो इस तरीके से, और आखिरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इस तरीके से भैया आपका हिस्ट्री जो है अगले दिनों में बाइंड अप किया जाएगा। Am I very clear to you people in context of the same? Please do let me know. So this is just a glance at the history. ये हमारा हिस्ट्री पर एक glance था। इस क्रम में हम हिस्ट्री को जो है बाइंड अप करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो है सेशंस का लगातार हिस्सा हो सके। कल जब आप सेशन में कनेक्ट करेंगे तो हमारे कल के पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है अंकित, गिरिराज शर्मा जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, कल हम हिस्ट्री, डेफिनेशन, फादर, सोर्सेस, मेथड्स ऑफ डेटिंग इन हिस्ट्री, और मेथड्स ऑफ डेटिंग में बेटा रेडियो कार्बन डेटिंग, डेटिंग बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, सो कॉल्ड पॉलन एनालिसिस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इन सब पर चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए इस बार सोर्सेस बहुत विविड नोट पर पढ़ने वाले, सोर्सेस बहुत वास्ट नोट पर पढ़ने वाले। सो सभी सेशंस का जो है लगातार हिस्सा बनिए। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। पेपर भी डिस्कस करेंगे हम, nothing to worry about the 70th BPSC exam. We would be conducting a session very soon, और वो भी चर्चा में रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि वो कल भले ही आपसे कहा था कि हम लेके चलेंगे, लेकिन उस पर मैंने सोचा कि आज भैया एक तो आपके मोमिन सर का सेशन नहीं हुआ, और दूसरा फिर जाके मैं अचानक से वो बिहार PSC का सीधे पेपर डिस्कस करूं तो वो थोड़ा ठीक नहीं जाता। तो इस वजह से आपके साथ एक हिस्ट्री एट अ ग्लेंस डिस्कस करिए। इसी वीक में एक सेशन में जो है हम 70th BPSC और अगले वीक में 69th BPSC को डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर द डे, गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।